हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश पॉइंट क्लासेस में आप सभी की स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में ग्रामर से रिलेटेड कुछ चंद बातों को सीखे थे और हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच आठों के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखे थे। अगला हम लोग का जो पढ़ने वाला सब्जेक्ट था वो फेज था। फेज मतलब पद होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फेज के बारे में पढ़ते हैं। फेज क्या होता है फ्रेंड्स? अगर हम इसका डिफिनेशन को देखें तो लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो होता है लेकिन पूरा नहीं। जैसे करण एंड अर्जुन, करण एंड अर्जुन का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इन द क्लास, इन माई पॉकेट, ये सभी का कोई अर्थ निकल नहीं रहा है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फेज के प्रकार को देखते हैं। फेज के कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। फ्रेंड्स, फेज के 3 टाइप्स होते हैं: नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। अगर हम फ्रेज की सेंटेंस की बात करें फ्रेंड्स, तो ये दो ही चीज़ पे निर्भर करता है। पहला इसका पॉइंट है कि कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, उसका अपना अर्थ होना चाहिए। और दूसरा बात करता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, यानी शब्द या क्रम का व्यवस्था सही होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अरेंजमेंट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। अरेंजमेंट के जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नया शब्द आप लोग के सामने आया है जिसे हम लोग डूअर कह रहे हैं। फ्रेंड्स, डूअर एक जो है सब्जेक्ट का ही एक नाम है। आप सब्जेक्ट को कर्ता समझते हैं, उसी प्रकार से डूअर को भी आपको क्या समझना है? कर्ता ही समझना है। फ्रेंड्स, वर्ब जो होता है वह 2 टाइप्स का होता है: हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब, हेल्प से ही पता चल रहा है कि वह सहायक क्रिया होगा, वह किसी भी सेंटेंस में सहायता का काम करेगा। अगर हम मेन वर्ब की देखें तो मेन वर्ब हमारा एक प्रधान कार्य होगा जो सेंटेंस में प्रधान एक्शन का काम करेगा, एक्शन वर्ड कहलाएगा। अगर हम मेन वर्ब की एक्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, एक्शन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 ही टाइप्स के होते हैं, बट हम लोग तो बुक में 5 टाइप्स के देखे हैं: V1, V2, V3, V4, V5। V1 में V1 एक मेरा फॉर्म है, V2 एक फॉर्म है, V3 एक फॉर्म है। लेकिन अगर V4 और V5 की बात करें तो V4 ING से बनता है और V5 S और ES से बनता है। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेरा कर्म का काम करता है और कर्म का काम करता है वही मेरा ऑब्जेक्ट कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो आप लोग के सामने एग्जाम्पल है: राखी हैज सॉल्व द क्वेश्चन। राखी हमारा सब्जेक्ट हुआ और हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ। सॉल्व जो है वो मेन वर्ब हुआ। द क्वेश्चन ऑब्जेक्ट का काम किया है। फ्रेंड्स, इससे हमें ये सीख मिला कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में सहायता करता है, अच्छा भूमिका को निभाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक नए शब्द से मिलते हैं, वो हमारा सेंटेंस है और हम लोग सेंटेंस के काइंड को समझते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसको 2 टाइप्स में बांटा है: एक असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो उसमें 2 टाइप्स है, एक ए है और 1 बी है। ए में है अफर्मेटिव, या उसी को हम लोग दूसरा नाम दिए हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हम इसका बात करें तो इसका रूल जो बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है केशव विल कॉल द अटेंडेंट। केशव ने कॉल को क्या किया? अटेंड किया। तो यहाँ पर जो विल है वो आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और जो कॉल है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। फ्रेंड्स, अगला जो है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस आप लोगों को पता होगा नकारात्मक सेंटेंस होता है जिसमें नॉट की भूमिका निभाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है केशव विल नॉट कॉल द अटेंडेंट।
केशव ने कॉल को अटेंड नहीं किया। तो जब भी नॉट फ्रेंड्स आता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो यहाँ पर केशव आपका सब्जेक्ट हुआ, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है और निगेटिव सेंटेंस होने के कारण हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आया है। कॉल आपका मेन वर्ब हुआ, द अटेंडेंट आपका ऑब्जेक्ट हुआ। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा हम लोग इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं। इंट्रोगेटिव आप लोग को जाना पहचाना शब्द लग रहा होगा और इंट्रोगेटिव हमेशा प्रश्न पूछने का काम करता है। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव दो टाइप्स का प्रश्न पूछता है, एक क्लोज इंडेड प्रश्न पूछता है, दूसरा ओपन इंडेड प्रश्न पूछता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग समझेंगे क्लोज इंडेड क्या होता है, ओपन इंडेड क्या होता है। क्लोज इंडेड कहने का मतलब कि अगर हम आपसे किसी क्वेश्चन को पूछ रहे हैं और आप हमें जवाब दे रहे हैं ओनली यस या नो में, वो आपका प्रश्न पूछने का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वह क्लोज इंडेड क्वेश्चन में होगा। जैसे हम आपको कहें क्या आपने खाना खाया, तो आपका आंसर होगा या तो यस या तो नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर यस और नो के फॉर्म में आ रहा है, तो आप इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्लोज इंडेड के अंतर्गत रख सकते हैं। वैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिए हैं फ्रेंड्स कि हैव यू सॉल्व द क्वेश्चन, हैव यू सॉल्व द क्वेश्चन, क्या आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये आपका क्लोज इंडेड में है। आप इसका आंसर यस में देंगे या फिर नो में देंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसका दूसरा टाइप सीखते हैं, ओपन इंडेड क्वेश्चन। ओपन इंडेड क्वेश्चन कहने का मतलब यह हुआ कि हम आपसे क्वेश्चन को पूछेंगे बट उसका आंसर जो होगा वह विभिन्न प्रकारों का होगा। जैसे हम लोग अगर क्लोज इंडेड क्वेश्चन में हम आपसे एग्जाम्पल दिए थे क्या आपने खाना खाया, आपका क्वेश्चन होगा यस या फिर नो। अगर हम ओपन इंडेड क्वेश्चन में इसकी बात करें आपने खाने में क्या क्या खाया, इसका मतलब हर एक स्टूडेंट की, हर एक आदमी की अलग अलग फूड्स होगी, अलग अलग चॉइसें होगी, अलग अलग उन लोगों की कहने की तरीके होंगी कि हमने ये खाया वो खाया, दिस दैट जो भी हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे सब क्वेश्चन को ओपन इंडेड क्वेश्चन कहते हैं। इसका रूल की बात करें तो पहले क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड कहने का मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सब जो आपके सामने है वो क्वेश्चन वर्ड है। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। ये आपका जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है ये ओपन इंडेड क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाई आर यू नॉट गोइंग देयर, व्हाई आर यू नॉट गोइंग देयर। आपके सामने जो एग्जाम्पल्स है ये ओपन इंडेड में एग्जाम्पल्स है। फ्रेंड्स, हम लोग एक कुछ ग्रामर के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब जो हमारा चैप्टर होगा वो टेंस से रिलेटेड होगा। फ्रेंड्स, हम आप लोग के सामने टेंस इसलिए लाए हैं कि अगर आप लोगों का टेंस कंप्लीट हो जाएगा तो इससे आपको 3 चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। क्वेश्चन टैग में आपको टेंस की ज़रूरत है, वॉइस में आपको टेंस की ज़रूरत है, नारेशन में आपको टेंस की ज़रूरत है। तो इस तीनों को पढ़ने से पहले अगर हम लोग टेंस पढ़ लें तो वो तीनों चीज़ों को पढ़ने में हमें बहुत आसानी होगी, बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय को व्यतीत करते हुए हम लोग अपने टेंस की तरफ मूव करते हैं। चेंज ऑफ सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द टाइम इज कॉल्ड टेंस। करंट टेंस की समय के साथ अवस्था में जो बदलाव आए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। आप लोग को पता होगा टेंस 3 टाइप्स का होता है। टाइम ऑफ एक्शन जो होता है वो 3 एक्शन करता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स, जो हम एक्शन की बात किए हैं आपके सामने टाइम ऑफ एक्शन की, वो 3 टाइप्स की होती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब कि जो काम अभी मेरा फ़िलहाल में चल रहा है। पास्ट टेंस कहने का मतलब जो काम मेरा पहले का हो चुका है,
हो गया था, सॉरी। फ्यूचर टेंस का मतलब हुआ कि अभी हम उस पर विचार कर सकते हैं। अगर हम एक्शन की बात करते हैं, एक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? एक्शन मेरा वर्ब होता है। और वर्ब की बात करते हैं तो मुख्य रूप में वर्ब 3 ही टाइप्स के होते हैं, V1, V2, V3। V4 में ING लगा के बनाते हैं और V5 में एस या एस लगा के बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 टेंस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, तो हम लोग इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इंडेफिनिट टेंस जो होता है वह सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में V2 से बनाया जाता है फ्रेंड्स। अगर हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस V1 प्लस ING के साथ होता है। फ्रेंड्स, अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो परफेक्ट टेंस का जो वर्ब होता है वो हमेशा V3 के रूप में होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ ऐसा आप लोग के सामने फॉर्म लाए हैं जिसे आप लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत आसानी से समझेंगे। फ्रेंड्स, परफेक्ट जो है, परफेक्ट में हमने देखा है कि V3 का प्रयोग होता है और कंटिन्यूअस में हमने देखा है कि V1 के साथ ING का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम कोई एक फॉर्म लेते हैं, अगर हम आपके सामने बी फॉर्म को लिए हैं, अगर बी फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर V1, V2, V3 के रूप में देखे हैं। V1 में EJMR आता है, V2 में वाज वेयर आता है, V3 में क्या आता है फ्रेंड्स? बीन आता है। तो हमारा अगर हम परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट हमारा V3 होता है। तो यहीं से बीन को उठा करके हमने परफेक्ट के जगह पर रखा है। और हमने कंटिन्यूअस को पढ़ा है कि V1 में ING लगता है, तो यही कंटिन्यूअस की वजह से V1 में ING जोड़ा है, तब जाकर के परफेक्ट कंटिन्यूअस बीन के साथ ING वर्ब के साथ लगता है। चलिए फ्रेंड्स, हम आप लोग के सामने अब बारी बारी से हर चीज़ को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग के सामने पहला टेंस लाए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की आपके सामने बात करें या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 के साथ ES या ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट में देखें तो V1 के साथ ओनली ऑब्जेक्ट आता है। फ्रेंड्स, अगर हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इसका रूल होता है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डू में एस या ES होगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम प्लूरल की बात करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। ही टेस्ट सिंग ए सॉन्ग। आपको सिंग का ही फॉर्म चारों में प्रयोग करके बताना है। फ्रेंड्स, आपके सामने अगर हम अफर्मेटिव में बनाते हैं तो ही सिंग ए सॉन्ग लिखेंगे। क्या ये मेरा सही है? बिल्कुल सही नहीं है। हमारा यहाँ पे सी जो है सिंगुलर फॉर्म दिख रहा है और सिंगुलर फॉर्म होने के नाते हमने सिंग में क्या यूज़ किया है? इस यूज़ किया है और तभी जाकर के हमारा सेंटेंस सही होगा, ही सिंग्स ए सॉन्ग। अगर हम निगेटिव फॉर्म में देखें तो निगेटिव फॉर्म हमेशा डू डज के साथ नॉट आता है। अगर हम इसकी रूल्स को बात करें, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे नॉट लगा है इसलिए ये निगेटिव फॉर्म है और यहाँ पर एस लगा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर ही जो है हमारा सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर एस लगा है। अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो ओनली डू से भी काम चल सकता। फ्रेंड्स, अगर हम क्लॉज इंडेड की बात करते हैं, क्लॉज इंडेड हम लोग पिछले ग्रामर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन में समझे थे कि क्लॉज इंडेड वो होता है जो आपको यस या नो में रिप्लाई देता है। जो आपको किस में रिप्लाई देता है? यस या नो में रिप्लाई देता है। तो यहाँ पे डज सी सिंगिंग ए सॉन्ग।
अगर फ्रेंड्स आपको ओपन इंडेड की बात करें तो ओपन इंडेड वह सेंटेंस वह होता है जो आपको क्वेश्चन पूछने का काम करता है। जैसे उसी सेंटेंस को बनाए हैं ओपन इंडेड में, तो व्हाट डज ही सिंग। फ्रेंड्स यहाँ पर ये सॉन्ग लिखना क्या हम लोग का सही है, आप लोग थोड़ा सा विचार करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर ये सॉन्ग लिखना इसलिए सही नहीं है क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डज ही सिंग, क्या वह गाती है। फ्रेंड्स कोई गाती है मीन्स वह गाना ही गाती है, तो यहाँ पर ये सॉन्ग लिखना हमारा सुपर फ्लॉस होगा। इसको हम सेंटेंस में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कल के जो मेरा वीडियो आएगा वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से आएगा और वहाँ से हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे और कंटिन्यू आप लोग वीडियो को देखें। अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इस इंग्लिश का फ़ायदा आसानी से फ्री में उठाएं।